हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक जब भी कोई पॉलिटिकल चुनाव हुआ है, चाहे वो एमपी के लिए हो, एमएलए के लिए या प्रधान सरपंच का, छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक हर एक इलेक्शन में एक मुद्दा है जो हमेशा कांस्टेंट रहा है और वो है धर्म और जाति। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं रही जिसने धर्म और जाति पर वोट ना मांगे हों। तो आज हम समझेंगे जिस देश में आर्थिक असमानता किसी भी जाति और धर्म की संख्या से बढ़कर है, जिस देश की कुल आबादी में से 10% आबादी के पास देश की 77% संपत्ति है और बाकी बची 90% आबादी के पास सिर्फ 21%। ऐसे देश में कोई भी चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठकर क्यों नहीं हुआ, इसको जड़ से समझने के लिए हम शुरू करते हैं और हम सीधा चलते हैं वैदिक इंडिया में। तो सबसे पहले चलिए वेदाज को ही उठा लेते हैं। तो सबसे पहले 3000 साल पुराने वेदाज में 4 नहीं बल्कि 3 ही वर्णों का जिक्र है और ऋग्वेद के 8.35वें श्लोक में किसी भी इंसान ने किस जगह जन्म लिया है उस बेस पे नहीं बल्कि उसके किए गए कर्म और गुणों को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसमें पोएटिक कर्म को ब्राह्मण, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ने वाले कर्म को क्षत्रिय और विषय में इन्वॉल्वमेंट को वैश्य, जिसका सिंबल गाय की देखभाल को बताया गया है। अच्छा, वेदों में इन वर्णों में कहीं भी कोई हायरार्की नहीं बोली गई कि ये कर्म बड़ा है, ये छोटा है। सब समझने पर ये सब पैरेलल ही लगते हैं, क्योंकि आगे यजुर्वेद में बोला गया है कि वैश्य ऋग्वेद से हैं, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से हैं। इसको डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल मोस्टली जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर था उसको देख लेते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जनरल सोसाइटी में ये वर्ण वाली व्यवस्था काफी लिक्विड नेचर की थी, मतलब कि लोग एक वर्ण से दूसरे वर्ण में इजीली शिफ्ट कर जाते थे। जैसे एंशिएंट पीरियड में ये स्ट्रक्चर इतना लिक्विड था कि अगर किसी के घर में फॉर एग्जांपल 4 सदस्य हैं, माँ, बाप, बेटा और बेटी, तो वो चारों सदस्य भी अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। जैसे कि एंशिएंट पीरियड में एक चंडाल के घर पैदा हुए मतंग ऋषि बाद में चल के अपने कर्मों की बदौलत ब्राह्मण बन गए। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स एंशिएंट पीरियड में भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि आप कोई भी रामायण महाभारत के कैरेक्टर को उठा लें, उनमें आपको कहीं भी आज के जैसे जन्म बेस्ड कास्ट वाले सरनेम्स नहीं मिलेंगे। सभी के पूरे नाम में भी आपको उनके मदर, फादर या फिर गांव या जगह उनके लास्ट नेम्स में मिलेंगी। जैसे माता सीता के नाम थे उनके फादर जनक की वजह से जनक पुत्री जानकी, मिथिला की राजकुमारी थी तो मैथिली। वहीं श्री कृष्णा का पूरा नाम था वासुदेव कृष्णा। वासुदेव कृष्णा के फादर का नाम था। दूसरा, कृष्णा को देवकी नंदन कृष्णा भी बोला जाता है। यहाँ देवकी कृष्णा की माताजी का नाम था। तो ऐसे ही होता था एंशिएंट पीरियड में नामकरण। एंशिएंट पीरियड में कहीं भी आपको किसी के भी नाम में डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगा और ना ही आपको किसी भी सनातन ग्रंथ में कृष्ण यादव, परशुराम शर्मा, हनुमान राठौड़ ये सब ही सुनने को मिलेगा। इसके बाद एंशिएंट इंडिया, जिसमें चोला, गुप्ता एम्पायर ये सब थे, उस काल में ये जाति और वर्ण व्यवस्था कैसे काम करती थी चलिए देखते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जो भी लोग जो भी काम करते थे उसके अनुसार फिर वो अपनी अपनी जगह रहते थे। जैसे राज करने वाला राजा महल में रहता था, पूजा पाठ करने वालों की अपनी जगह होती थी और इसी बेस पे सेम प्रोफेशन के लोग जो एक जत्थे या ग्रुप में रहते थे वो उनकी जाति बोली जाती थी। ये एक तरह से जैसे आज हाउसिंग सोसाइटीज हैं वैसा ही था। यहाँ भी जाति किसी के लिए भी लाइफ टाइम आइडेंटिटी नहीं थी, तो लोग यहाँ भी आसानी से अपने प्रोफेशन और जगह के हिसाब से जाति शिफ्ट कर जाते थे। जैसे कोई शूद्र एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कोई और काम करने लगता तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जत्थे का, मतलब कि दूसरी जाति का हो जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उस वक्त के राजाओं में भी देखने को मिलता है। जैसे मौर्य जन्म से शूद्र थे लेकिन मौर्यन एम्पायर में इंडिया पर राज करने की वजह से क्षत्रिय बन गए। वहीं गुप्ताज वैश्य थे और क्षत्रिय बन गए। यहाँ तक कि आज का जाति का लॉजिक लगाएं तो तकरीबन 90% एंशिएंट किंग्स शूद्र और वैश्य थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए। अब देखते हैं रिलीजन्स को लेके एंशिएंट इंडिया में क्या स्टैंड था। तो पूरी दुनिया में 10 सबसे पुरानी मस्जिद की लिस्ट निकालें तो उनमें से 2 उस वक्त हिंदुस्तान में बनी थी। चेरामन जुमा मस्जिद केरला में और पलैया जुमा पाली मस्जिद तमिलनाडु के किलाकारी में। और ये तब बनी थी जब दोनों ही जगह ना तो राजा मुस्लिम था ना ही लोकल पब्लिक। ये सब खाली मस्जिद तक ही सीमित नहीं था, लोगों की डेली प्रैक्टिसेज में भी इंडिया में लोग अपनी जन्म की आइडेंटिटी को लेकर इतने कॉन्शियस कभी नहीं थे। अभी सबरीमाला के तीर्थ पे गए हों तो आपको भगवान अयप्पा का मंदिर जरूर पता होगा। असल में भगवान अयप्पा के मंदिर में जाने से पहले आपको एक मुस्लिम सेंट वावर स्वामी की मस्जिद जरूर जाना होता है, जो कि भगवान के मंदिर के बिल्कुल नजदीक ही है। और उस मस्जिद तक जाए बिना आपकी सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। असल में वावर स्वामी की योद्धा था और इसीलिए उस मस्जिद में एक हरी चादर है और साथ में वावर स्वामी की
तलवार है। असल में केरला का मुजिरिस पोर्ट सिटी सदियों से रिलीजियस मिक्सचर्स का केंद्र रहा है। मुजिरिस में लोग पूरी दुनिया से ट्रेड करने के लिए आते थे और फिर वहीं रह जाते थे। 70 एडी में जब रोमन्स ने ज्यूस का सेकंड टेंपल गिरा दिया, तब भी बहुत से ज्यूस इसी मुजिरिस में आ गए और इसीलिए ज्यूस की इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी है। इसी तरह 345 एडी में ईरान पर जब इस्लामिक अटैक्स हुए तो एक सीरियन क्रिश्चियन थॉमस ऑफ काना कुछ क्रिश्चियंस को लेकर इंडिया आ जाता है, जहां एक हिंदू चेरा किंग उनको क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने की इजाजत दे देता है। और आज भी मुजिरिस में चेरामन जुमा मस्जिद, उसकी थोड़ी दूरी पे तिरुवंचिकुलो महादेव मंदिर, फिर जरा सा आगे चलोगे तो सेंट थॉमस चर्च, उससे जरा सी दूरी पे है ज्यूस का बनाया हुआ चेंडामंगलम सिनागोग। और ये सब वहां अब नहीं बना बल्कि सदियों से मौजूद है। जब इंडिया का रिलीजियस स्ट्रक्चर इतना ओपन नेचर का था तो ये सब बदला कैसे, चलिए देखते हैं। तो 17th-18th सेंचुरी में इंडिया में होती है ब्रिटिश रूल की एंट्री। ब्रिटिशर्स इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को कैसे बदलते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं यूरोप में सोशल स्ट्रक्चर उस वक्त कैसा था। तो पूरी दुनिया में सिर्फ रिलीजन के बेस पर सबसे लंबा वॉर पूरी दुनिया में कहाँ लड़ा गया, तो वॉर ना तो इंडिया में हुआ ना ही इस्लामिक मिडिल ईस्ट में, वो वॉर हुआ यूरोप में, जो कि 30 ईयर्स वॉर से भी जाना जाता है। और वो वॉर 1618 से 1648 तक चला, जिसमें 40% यूरोप की पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। एक डाटा के अनुसार हेनरी 8 के टाइम में तकरीबन 72,000 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि फांसी पे लटकाया गया और ज्यादातर को चोरी के जुर्म में लटकाया गया। हाल ये था कि फांसी देखने के लिए हर सोमवार को लंदन में हजारों लोग इकट्ठा होते थे और किसी को फांसी चढ़ते देख उनका मनोरंजन होता था। रॉयल्स में तो अडल्ट्री बहुत आम बात थी। जनरल पब्लिक भी जनरली बहुत ही निर्दयी थी। बुल बेटिंग ब्रिटेन में उस वक्त सबसे पॉपुलर स्पोर्ट था, जिसमें एक बुल को कुत्तों के आगे छोड़ दिया जाता था और वो कुत्ते उस बुल को काट काट के मार देते थे और इस खेल से ब्रिटिश पॉपुलेशन का मनोरंजन होता था। स्टडीज के नाम पर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन के लिए लोगों को बस क्रिश्चियनिटी का एक ही सवाल पूछा जाता था और एडमिशन दे दिया जाता था। विच हंटिंग के नाम पर औरतों को मारा जा ही रहा था और गरीबी तो चरम पर थी ही। यूरोप के हालात पर डिटेल में मैंने एक वीडियो में बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग जब इंडिया आए और वापस जेंटलमैन बनकर और ढेर सारा पैसा लेकर ब्रिटेन लौटे, तो यूरोप में और खासकर ब्रिटिश चर्चेज के प्रीस्ट में अपनी किस्मत चमकाने के लिए इंडिया आने की एक दौड़ सी लग गई और ब्रिटिश चर्चेज हर तरह से ब्रिटिश मोनार्क्स पर इंडिया में ब्रिटिश चर्चेज की एंट्री का दबाव बनाने लगते हैं। और इसका नतीजा होता है 1813 में ब्रिटेन में इंडिया के लिए पास होता है चार्टर एक्ट 1813, जिसमें ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया जाकर इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने का प्रावधान किया जाता है। और इसके बाद भर भर के ब्रिटिश पोप्स इंडिया आते हैं और यहाँ आकर वो दो काम करते हैं। पहला तो हिंदुइज्म की सभी प्रैक्टिसेज को इविल बताना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। और ये करने के लिए कानूनन और सोशल दोनों स्तर पर काम किया जाता है। जैसे कि इंडियन हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन अपनी बुक सती में समझाती हैं, कैसे हजारों में से कोई एक औरत का अपने पति की डेथ के बाद जिंदा आग में कूद जाने को ब्रिटिशर्स पैन इंडिया फिनोमेना बना देते हैं। वो अपनी किताब में लिखती हैं कैसे इस प्रोपोगेंडा के लिए सती नाम को तोड़ा और मरोड़ा गया। सती असल में संस्कृत शब्द सत से निकला है और सत का मतलब होता है साफ सुथरा, करुणा से भरा हुआ, सच्चा हृदय। लेकिन इसका किसी स्त्री के शरीर के जलने से कोई भी संबंध नहीं है। असल में हिंदू कथाओं के अनुसार जब भगवान शिवा की पत्नी सती के सामने सती के पिता श्री दक्ष शिवा का अपमान करते हैं तो सती दुखी होकर आग में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। लेकिन इस कथा का भी विधवा के आग में जलने से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि बिना आग में जले भी हिंदुस्तान के इतिहास में स्त्रियों को सती होने का गौरव दिया गया है, जैसे सती सावित्री, सती सीता, सती अनुसुईया। और इनमें से किसी ने भी आग में कूदकर अपनी जान नहीं दी, बल्कि सती उन स्त्रियों को बोला जाता था जिनमें इतनी करुणा भरी हो कि उनको पूजने का मन करे, और इसका किसी के मरने से कोई भी रिश्ता नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस सब सती को उठा के इंडियंस के ब्रेन्स को वॉश करना शुरू कर दिया। जबकि डॉक्टर मीनाक्षी लिखती हैं कि सबसे पुराने वेस्टर्न और इस्लामिक ट्रेवलर्स जो ब्रिटिशर से पहले इंडिया आए, वो खुद बताते हैं कि इंडिया में विधवा का आग में कूदना बहुत ही रेयर फिनोमेना था और 10,000 में से कोई एक औरत ऐसा करती थी, और उनको भी समाज एनकरेज नहीं करता था। उल्टा उन औरतों के रिश्तेदार उनको ऐसा करने से रोकते थे और डिस्करेज करते थे। खैर, इसको डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे निकल जाएगा, इसलिए फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सती के नाम को उछालने के लिए ब्रिटिशर्स ने पास किया बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट
1829। यहाँ एक और मजे का इत्तेफाक है, ब्रिटिशर्स का ट्रेड का उस वक्त का बेस था बंगाल। ब्रिटेन से जितने भी पोप्स इंडिया आते हैं वो अपने चर्चेज बनाते हैं बंगाल में, और ब्रिटिशर्स को सारी हिंदुइज्म की कुरीतियां भी सिर्फ बंगाल में ही नजर आती हैं। जबकि डॉक्टर मीनाक्षी लिखती हैं कि विडोज का आग में कूदने का फिनोमिना बंगाल में पूरे देश में सबसे कम और ना के बराबर था। और सबसे मजे की बात तो यह है, जिस ब्रिटेन में वाइफ सेलिंग के नाम पर औरतों को बाकायदा ऑक्शन करके बेचा जाता था, 17th-18th सेंचुरी में शादीशुदा लोग अपनी बीवियों का पब्लिक ऑक्शन करते थे और खरीदार उन औरतों की बोली लगाया करते थे। असल में उस वक्त ब्रिटेन में डाइवोर्सेज बहुत ही कॉस्टली होते थे और गरीबी भूखमरी में जी रही ब्रिटिश पॉपुलेशन के पास डाइवोर्सेज के पैसे नहीं होते थे, तो लोग अपनी बीवियों को जानवरों की तरह संकल में बांध कर लाते थे और उनकी हाइट, वेट, शक्ल सूरत के हिसाब से उनका पब्लिक डिस्प्ले होता था और पब्लिकली औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। ऐसा सो कॉल्ड रिफॉर्मेटिव आइडियाज वाला ब्रिटेन इंडिया में औरतों के लिए सो कॉल्ड रिफॉर्म्स ला रहा था। खैर, इनका मकसद इंडियन रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ना था। 1829 के बाद आता है 1833 में चार्टर एक्ट 1833, जिसके सेक्शन 89 में मद्रास और बॉम्बे में 2 मेजर बिशॉप्स को अपॉइंट करने की बात की जाती है, जिनको क्रिश्चियनिटी को इंडिया में अग्रेसिवली प्रमोट करने के लिए इस एक्ट के अनुसार सीधा इंग्लैंड के कैंटरबरी के चर्च के अंडर रखा जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स खुले तौर पर इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते हैं और आखिर में ब्रिटिशर्स की इन हरकतों से तंग आके 1857 में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ब्रिटिशर्स का विद्रोह करते हैं, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ये बात पक्के तौर पर समझ आ जाती है कि इंडिया पर अगर आगे उनको राज करना है तो पूरे इंडियन समाज को उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और इस तरह से बांटना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स फिर चाहे जितना मर्जी एक्सटॉर्शन और करप्शन करें, उस स्थिति में भी समाज एक दूसरे के लिए कभी खड़ा ही ना हो। लोग अपने बेसिक मुद्दों को भूल जाएं और अपने हर एक डिसीजन में अपनी जन्म की आइडेंटिटी को तरजीह देने लगे। जैसे अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर किसी से जबरन रिश्वत वसूले तो दूसरे को इस बात से चुप करवा दिया जाए कि वो दूसरे धर्म, दूसरी जाति का है। और ये करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के इतिहास का पहला जन्म आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस 1872 में स्टार्ट किया, जिसको रूल बना के हर 10 साल में करने का सिस्टम बनाया गया। कास्ट दरअसल कास्टा से डिराइव्ड शब्द है और कास्टा का मतलब होता है ब्रीड बाई बर्थ। और यहाँ ब्रिटिशर्स ने इंडियन लिक्विड नेचर की जाति बिरादरी सिस्टम, जिसमें जातियों में इजीली शिफ्टिंग पॉसिबल थी, उसको अपने हार्डकोर यूरोपियन बेस्ड कास्टा सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, जिसके बाद जाति आपके जन्म के साथ ही आपसे चिपक कर आने लगी और मरते दम तक आज भी आपसे चिपक कर रहती है और हिंदुस्तान में जातियों का शिफ्ट होना इम्पॉसिबल हो गया। तो इसे ब्रिटिशर्स ने किया कैसे, चलिए देखते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था तो उसने इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए इंडिया में 11 पंडित्स को हायर किया और इन 11 पंडित्स की टीम ने अपने मर्जी से संस्कृत के श्लोकों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हेस्टिंग्स को दिया और इससे जो कोड बना उसको जेंटू लॉज बोला गया। इस कोड में उन 11 पंडित्स ने हेस्टिंग्स को समझाया कि खाली जन्म की वजह से वो कुछ लोगों से बड़े हैं और इस पूरे कोड में कर्मा के कंसेप्ट को इग्नोर किया गया। इसमें पंडित्स ने यह भी कहा कि कौन खाली जन्म के बेस पे बड़ा है, कौन छोटा है, ये डिसाइड करने का हक भी खाली पंडित्स को है। असल में कर्मा से होने वाले वर्णों को और जत्थों में रहने वाली जातियों को मिला के उन्होंने जन्म आधारित हायरार्की में बदल दिया। जबकि वीडियो की शुरुआत में हमने खुद देखा है कैसे चंडाला होते हुए महर्षि मतंग ब्राह्मण जाति में शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स को उन 11 पंडित्स ने समझाया कि सदियों से किसको कितना क्या हक है ये भी हम ही डिसाइड करते हैं और इसका नतीजा हुआ कौन मंदिर में जा सकता है, कौन टचेबल है, कौन अनटचेबल है, ये सब कुछ पंडित से डिसाइड करने लगे। असल में एंशिएंट इंडिया में या यूं कहूं इस जेंटू लॉज के बनने से पहले किसी भी इंसान को कोई भी समस्या आती थी तो उसका डिसीजन उसकी खुद की जाति और बिरादरी करती थी और इसमें किसी दूसरी जाति का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था। और जाति मैं पहले ही बता चुका हूं प्रोफेशनल जत्थों से डिसाइड होती थी, जो एक तरह का काम करते थे वो एक जाति बिरादरी के होते थे। तो पहले जहां एक प्रोफेशन वाले का दूसरे के प्रोफेशनल डिसीजंस में इंटरफेरेंस नहीं होता था, वहीं दूसरी तरफ इस जेंटू लॉज के आने से सब कुछ पंडित के रेमो क्रम पर रहने लगा और इस बात का पंडित्स ने भी खूब फायदा उठाया। अपने मर्जी से लोगों से पैसे ले लेकर उनको जाति में छोटा और बड़ा बनाया गया। असल में उस वक्त लोगों में यह होड़ लग गई थी कि वो कैसे भी ऊंची जाति में रजिस्टर हो जाएं और इसके नाम पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और पंडित्स दोनों ने करप्शन स्टार्ट कर दिया। किसी को अछूत बता दिया, किसी को छोटा, किसी को बड़ा। इस सिस्टम का पंडित्स ने उस वक्त इस हद तक फायदा उठाया कि एक डाटा के अनुसार ब्रिटिश रूल में इंडियंस के लिए अलाउड गवर्नमेंट जॉब्स में 90% पोस्ट पर 10% से भी कम आबादी वाले ब्राह्मण्स थे, जिनमें जर्नलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स ये सारे सेक्टर्स आते थे और बाकी सबको दलित बोलकर अलग
कर दिया जाने लगा। और इसी के साथ यहाँ जन्म होता है हिंदुस्तान में बंटवारे के एक सॉलिड कंक्रीट नए सिस्टम का, जिसको आजकल हम सरनेम्स बोलते हैं। शर्मा, सिंह, चोपड़ा और आज जितने भी सरनेम्स हैं वो सब भी इन्हीं जेंटू लॉज का ही नतीजा है, जिनको हिंदुइज्म के साथ बड़ी चतुराई के साथ चिपका दिया गया। दलित्स को इंडिया के बंटवारे में ब्रिटिशर्स ने कैसे यूज किया वो अभी इसी वीडियो में आगे आएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया में सोसाइटी में इश्यूज नहीं थे, इश्यूज थे। जैसे कुछ जगहों पर कुछ लोगों के पास पैसा और जमीन आ जाने पर वो लोग अपने आप को ब्राह्मण्स बना लेते थे और दूसरों से डिस्क्रिमिनेशन भी करने लगते थे। लेकिन एंशिएंट इंडिया में जिन भी लोगों से किसी भी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके पास ये ऑप्शन हमेशा होता था कि वो दूसरी जगह शिफ्ट होकर अपनी जाति चेंज कर लें। लेकिन कास्ट सेंसस और जेंटू लॉज ने मिलकर लोगों की जातियों को उनके साथ मरते दम तक के लिए चिपका दिया, जिसको चाह के भी वो अब बदल नहीं सकते थे। और पहले जहां वो डिस्क्रिमिनेशन वाली व्यवस्था कुछ जगहों तक सीमित थी, जिसको कोई व्यक्ति दूसरी जगह शिफ्ट होकर चेंज कर लेता था, और तो और एंशिएंट इंडिया में बहुत सी जगह तो ऐसी भी थी जहां जातियां थी नहीं, तो किसी को जातियों से इश्यूज होते थे, उसके पास ये ऑप्शन भी होता था कि वो वहां शिफ्ट हो जाए जहां जातियां थी नहीं। लेकिन इस ब्रिटिश व्यवस्था के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश में बराबर फैला दिया गया। इसके बाद किसी के लिए भी बिना जाति के घूमना हिंदुस्तान में इम्पॉसिबल हो गया। तो इन्हीं जेंटू लॉज को बेस बना के 1872 में कास्ट सेंसस में इंडिया में लोगों से ब्रिटिशर्स ने सवाल पूछना स्टार्ट किए, जिससे कि उनको छोटे छोटे जन्म आधारित कास्ट आइडेंटिटी में बांटा जा सके। और जब ब्रिटिशर्स ने लोगों से सवाल पूछना शुरू किए तो ये प्रैक्टिस और मुश्किल हो गई, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन के लिए जाति के मायने बहुत अलग थे। तो ब्रिटिशर्स को इंडियन पॉपुलेशन से कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ 1885 में हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और इससे ब्रिटिशर्स के इंडियन सोसाइटी को तोड़ने के प्रोजेक्ट को धक्का लगा। और इसीलिए 1901 में ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर हर्बर्ट रिस्ले ने इंडियन पॉपुलेशन को बांटने के लिए नया फॉर्मूला निकाला, जिसमें उसने लोगों के सर, नाक और चेहरे के नाप लेना शुरू कर दिए। हजारों लाखों की तादाद में लोगों के फेस के फोटोग्राफ्स निकाले गए, जिसके आधार पर उनको एक दूसरे से क्लासिफाई किया गया। जैसे कि कुछ कास्ट को मार्शल रेसेस का टैग दिया गया। और क्योंकि 1857 में इंडियन आर्मी ने विद्रोह किया था, तो आर्मी में कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बनाए गए, जैसे कि राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। जहां पहले मुगल कोर्ट्स में हिंदू आर्मी जनरल और सिख रूलर रंजीत सिंह के दरबार में मुस्लिम और हिंदू मिनिस्टर्स का होना आम बात थी, उसको खत्म करने के लिए आर्मी को रेजिमेंट्स के नाम पर बांटा गया, जिसका वजूद आज भी इंडियन आर्मी में मौजूद है। अब आप जरा एक दफा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1857 में हिंदू मुस्लिम सब जाति बिरादरी मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स का जवाब मिलता है 1872 में कास्ट सेंसस, और 1902 में आर्मी में रेजिमेंटल डिवीजन। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम डिवीजन के लिए 1871 में विलियम विल्सन हंटर नाम का एक ब्रिटिश राइटर एक किताब लिखता है, जिसका टाइटल होता है द इंडियन मुसलमान्स। और उसमें वो लिखता है इंडियन मुस्लिम्स बहुत बैकवर्ड हैं और हिंदू मेजोरिटी इंडिया में मुस्लिम्स के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। और इसके लिए सैयद अहमद खान नाम का एक दिल्ली बोर्न मुस्लिम, जो कि 1857 के विद्रोह में भी ब्रिटिशर्स का साथ देता है, और अपनी इसी लॉयल्टी की वजह से 1867 में ब्रिटिशर्स उसको जज अपॉइंट कर देते हैं। वही शख्स 1875 में इस बुक के आने के बाद ब्रिटिश सपोर्ट से 1875 में अलग से मुस्लिम्स के लिए एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करता है, जो बाद में आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब कि एएमयू बन जाती है। और यहीं से ब्रिटिशर्स अपनी सारी डिवीजन एक्टिविटीज चलाते हैं। इसके बाद सारे इंडिया को यूनाइट करने के लिए 1885 में जब कांग्रेस बनती है, तो उसको अपोज करने के लिए यही सैयद अहमद खान बनारस के ब्रिटिश पपेट राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ बनाता है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम यूनिटी के आइडिया की खिलाफत करना होता है। और अपने इसी गजब के कारनामे के लिए ब्रिटिशर्स 1888 में सैयद अहमद खान को सर की उपाधि दे देते हैं। इसके बाद इस डिवीजन को और बढ़ाने के लिए ब्रिटिश एजेंट सेंसस के नाम पर लोगों से रेडिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और खूब लोगों को भड़काया जाता है। जैसे कि वो हिंदू से पूछते हैं तुम गाय को लेकर क्या सोचते हो, वहीं मुस्लिम से गंगा स्नान को लेकर क्वेश्चंस किए जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके हार्डलाइन रेडिकल प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। वो ब्रिटिश एजेंट्स मुस्लिम्स के हिंदू दोस्तों से कहते हैं आपका दोस्तों गाय खाता है, वहीं हिंदूज के मुस्लिम दोस्तों को बताते हैं कैसे मुस्लिम्स को उनके हिंदू दोस्तों ने गंगा में नहलाकर उनको एंटी इस्लाम कर दिया है। और इसका नतीजा होता है इंडिया के इतिहास का सबसे पहला कम्युनल दंगा होता है हिंदू मुस्लिम्स में 1894 में। और इसका बहाना बना के 1905 में बंगाल का पार्टीशन रिलीजियस लाइंस पर कर दिया जाता है। और पार्टीशन के सपोर्ट में उस वक्त बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन मुस्लिम से कहता है कि मुस्लिम्स आर लाइक माई ब्रदर्स एंड इट्स माई ड्यूटी
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हिंदूज। लेकिन ये बात किसी मुस्लिम के भी गले नहीं उतरती। ढाका का नवाब सलीमुल्लाह भी इसको बीस्टली का टैग दे देता है और 1905 में ही मुस्लिम्स हिंदूज के साथ मिलकर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार शुरू कर देते हैं। और इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए लोग ग्रुप्स में गंगा में नहाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू औरतें मुस्लिम्स को ग्रुप्स में राखियां बांधती हैं और इस स्वदेशी मूवमेंट का ही नतीजा होता है उस वक्त ब्रिटिश सिगरेट का इंपोर्ट हिंदुस्तान में 70% तक नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शूज का इंपोर्ट 50% तक घट जाता है। इतने हेवी इकोनॉमिक लॉसेस से तंग आके फिर से वही पुराना हथियार कम्युनलिज्म को पहना किया जाता है और इस मूवमेंट को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को मिलने के लिए बुलाता है और इस मीटिंग से बाहर आकर सलीमुल्लाह मुस्लिम्स को स्वदेशी मूवमेंट में यह कहकर जाने से रोकता है कि हिंदू राखी और गंगा में नहाना दोनों ही इस्लाम के खिलाफ प्रैक्टिसेज है और इस मूवमेंट से इस्लाम को खतरा है। इसके कुछ वक्त के बाद ही ब्रिटिशर सलीमुल्लाह को 1 लाख पाउंड का कंसेशनल इंटरेस्ट पर लोन दे देते हैं और उसी पैसे से सलीमुल्लाह 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। उसके बाद 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। और गेस कीजिए इसका सबसे पहला विद्रोह किसने किया? तो इसका सबसे पहला विद्रोह करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर आगे चल के एक नए मुल्क की स्थापना कर दी और वो शख्स था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 से 1909 तक मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स के मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट का खूब विद्रोह किया और जिन्ना ने कहा कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग रखना ही सही तरीका है और रिलीजन का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बाद में कैसे जिन्ना का स्टैंड अपने ही शब्दों से बदल गया, इस पे कभी दूसरे वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। फिलहाल 1909 का एक्ट देखते हैं। तो सबसे पहला कानून जो सीधे सीधे मतदाताओं को उनके धर्म के नाम पर बांटने की बात करता है वो था 1909 का ब्रिटिश कानून, जिसको मार्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मार्ली मिंटो रिफॉर्म इस एक्ट के तहत गठित पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 68 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 27 सदस्य चुने गए थे। लेकिन उन मेंबर्स को इलेक्ट हिंदुस्तान का आम नागरिक वोट देकर नहीं करता था, बल्कि म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, कॉमर्स चेंबर्स, ट्रेड यूनियन या टी गार्डन ओनर जैसे स्पेशल लोग अपने स्पेशल ग्रुप्स बनाकर चुनते थे। एक्ट में ये प्रोविजन भी किया गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीटें विशेष रूप से मुस्लिम सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएंगी और उन सीट्स को मुस्लिम्स के इलेक्टोरेट द्वारा चुना जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो मुस्लिम कैंडिडेट को ओनली मुस्लिम वोट करके चुन सकते थे, ऐसा प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1919 में बैसाखी पर हजारों की तादाद में लोग, छोटे छोटे बच्चे, औरतें सभी बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और ऐसे निहत्थे लोगों को मशीन गन से मार दिया जाता है। और ऐसे बेरहम कत्लेआम के रिस्पॉन्स में फिर से सभी धर्म के लोग हिंदुस्तान में एक होने लगते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में 1919 में ब्रिटिशर्स लाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को एडविन मोंटेगू तत्कालीन विदेश मंत्री और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा बनाया गया। इसने मुस्लिमों के लिए सीटों के आरक्षण की पुरानी प्रथा और उनके लिए अलग इलेक्टोरेट को भी जारी रखा। इसके अलावा पहली बार इस एक्ट में सिखों के लिए और आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्रों से दोनों सदनों में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था, लेकिन केवल सीमित संख्या में व्यक्तियों कुछ उच्च योग्यताओं के आधार पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जैसे कि वोटर के पास प्रॉपर्टी कितनी है, या वोटर टैक्स कितना भरता है, या नगरपालिका टैक्स कितना भरता है। और ये अमाउंट इतना अधिक रखा गया कि केवल अमीर जमींदारों और बड़े व्यापारियों को वोट डालने का अधिकार था और इसमें सिख्स को अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। इसके बाद 1930 में होता है सोल्ट सत्याग्रह और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड्स दलित्स को अलग इलेक्टोरेट दे देता है और इसका रीजन वो दलित्स के उत्थान को बताता है। लेकिन असल में इन सभी एक्ट्स का मकसद हिंदुस्तान को इतने टुकड़ों में बांटना था जिसमें एक हिंदू डोमिनेटेड हिंदुस्तान, सिख डोमिनेटेड सिखिस्तान, मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान और दलित डोमिनेटेड एरिया दलितिस्तान। और ये पार्टीशन इतनी हेट्रेड फैला के किया जाए कि आगे फिर वो चाह के भी कभी एक ना हो पाए और आपस में सदियों तक लड़ते रहे। लेकिन तब तक ये बात गांधी जी को क्रिस्टल क्लियर दिखने लगी थी और इसीलिए दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट के खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ आखिर पुणे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में पुणे पैक्ट साइन हुआ, जिसमें दलित्स को अलग इलेक्टोरेट ना दे के रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट ब्रिटिश एक्ट 2 अगस्त 1935 को आया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक उच्च सदन शामिल होना था जिसे राज्य परिषद और एक निचला सदन जिसे हाउस ऑफ असेंबली या फेडरल असेंबली कहा जाता है। यहाँ भी सांप्रदायिक मतदान करवाया गया।
मसलन 82 सीटें मुसलमानों को, 8 भारतीय ईसाइयों और गोरों को 6 सिखों को और 105 सामान्य सीटें दी गई। फेडरल असेंबली का कार्यकाल 5 साल होना था। देखिए, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने खाली इंडिया में ही नहीं किया बल्कि जहां भी रहे वही किया। ड्रग ट्रेड, आर्म ट्रेड्स के बाद दो कम्युनिटीज को आपस में लड़वाना ब्रिटिशर्स का पुराना शौक रहा है। असल में 16-17 सेंचुरी में जब अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था और अमेरिका बिना बटे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया और इसी वजह से सुपर पावर बन गया और इतना ताकतवर बन गया कि ब्रिटिशर्स को अपने वॉर्स लड़ने के लिए अमेरिकन सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आ गई कि किसी भी अपनी और कॉलोनी को उनको दूसरा अमेरिका नहीं बनने देना, और इसीलिए रेडिकलाइजेशन के नाम पर वहाबिज्म जैसे आइडियाज को ब्रिटिशर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रमोट किया, जिसका नतीजा हुआ सऊदी अरेबिया में तेल के भंडार होने के बावजूद सऊदीज को सालों तक अमेरिका की कंपनी आरामको को अपने देश में तेल ढूंढने के लिए बुलाना पड़ा। तो आगे से आप कभी भी किसी भी इंडियन इलेक्शन में वोट करें तो उससे पहले ये जरूर देख लेना, जिस भी देश में किसी धर्म को खतरा है ये बोलकर कुछ लोगों ने राज किया है, वो देश आज भी सब कुछ होने के बावजूद उन देशों से काफी पीछे हैं जहाँ किसी भी धर्म को सो कॉल्ड खतरा नहीं है। जिस ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को धर्म के नाम पर बांट दिया, वहाँ के 2019 के जनरल इलेक्शन में रिसेशन पर सरकार बदल गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ऐसा सोचा भी नहीं जाता। मेरा पर्सनल टेक इसमें यह है कि जब भी आप किसी भी इंडियन इलेक्शन में वोट करें तो उससे पहले ये जरूर सोचें, इंडिया में तो उस वक्त भी नफरतें नहीं थी जब पूरी दुनिया में ज्यूज के अगेंस्ट एंटी सेमिटिज्म था, और इस रिलीजियस टॉलरेंस का ही नतीजा था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल से पहले पैसा बहता था और हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। तो जब तक आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन, आप जन्म की आइडेंटिटी से ऊपर उठकर वोट करना चालू नहीं करेंगे, तब तक रिसेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहस करने को कभी तैयार नहीं होने वाली, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मैनेजमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कहीं मुश्किल काम है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जिस भी कंट्री को अपना कॉलोनी बनाया वहाँ इकोनॉमी पे उन्होंने कोई डिबेट की ही नहीं। उल्टा कर्जन जैसे लोग जब ये कहते हैं मुस्लिम्स आर लाइक माय ब्रदर्स और मैं हूँ उनका रक्षक, वही चीज आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में कौन कौन से पॉलिटिशियंस एक धर्म को, एक जाति को खतरा बता के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे पॉलिटिशियंस को सबको मिलके टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा, वरना यकीन मानिए गरीबी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सब कभी भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डिस्कशन के मुद्दे बनेंगे ही नहीं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए क्लासरूम है जिसमें अलग अलग धर्म के ढेर सारे बच्चे हैं। उनको साइंस का टीचर कोई क्वेश्चन करता है और उसको हर क्वेश्चन का आंसर कोई हिंदू बच्चा देता है, जय श्री राम, कोई मुस्लिम बच्चा अल्लाहू अकबर, और इस बेस पे वो टीचर उनको पूरे पूरे मार्क्स भी दे देता है। कोई मैथ्स का टीचर बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का कुछ भी पूछे, बच्चे बस जय श्री राम या अल्लाहू अकबर बोलते हैं। उनका एग्जाम होता है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, रिसेशन, इकोनॉमिक, साइंस, मैथ्स, वो बच्चे बस कॉपी में जय श्री राम या अल्लाहू अकबर लिखते हैं और उनको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। आपको लगता है ऐसे क्लासरूम में कोई भी बच्चा मेहनत करके इनोवेशन करेगा? अब यही चीज आप इंडिया पे रेप्लिकेट कीजिए, जिसमें क्लासरूम है इंडिया, बच्चे हैं अलग अलग नेता और टीचर हैं वोटर्स, और वोटर्स बिना सवाल किए रिलीजियस स्लोगन्स पर वोट दे देते हो। तो आपको वाकई लगता है ऐसे देश में नेताओं की टॉप प्रायोरिटी इनोवेशन होगी? जब एक छोटे से क्लासरूम से ऐसे माहौल में आप इनोवेशन की उम्मीद नहीं कर सकते तो यहाँ तो पूरे मुल्क की बात हो रही है। देखिए, यहाँ मुसीबत किसी रिलीजियस मान्यता से नहीं है। मुस्लिम्स फ्रीली अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, वहीं हिंदू जय श्री राम, और हिंदुस्तान के गाँव में सदियों से लोग आज भी राम राम बोलते ही है और ये बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है। लेकिन मुसीबत तब होती है जब कोई बस उस रिलीजियस स्लोगन के बेस पर वोट मांगने लगे, कोई ये कहने लगे कि मैंने आपको सुबह गुड मॉर्निंग की जगह राम राम बोला था तो मुझे वोट करो, या अल्लाह अकबर बोला था तो मुझे वोट करो। ऐसी चीजें फिर आपको अपने खुद के रिलीजन के लिए भी सिंसियर नहीं बनाती, उल्टा उसको मौका परस्ती और पाखंड बोला जाता है। यहाँ मैं खासकर गांधी जी को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने 1946 में ये कहा था, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में आज काम कर रही हैं, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जी को श्रद्धांजलि देते नहीं थकते, उनको यहाँ मैं खासकर पूछना चाहूंगा, क्या वो इस बात पर भी काम करना चाहेंगे जो 1946 में गांधी जी ने कहा था, या फिर वो गांधी जी को श्रद्धांजलि देने तक ही गांधी जी के साथ हैं, आगे वो जाने अनजाने कर्जन को फॉलो करने लगते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान की पब्लिक एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसका मकसद इंडियंस को सबसेट्स में बांटना था, जिससे कि वो ब्रिटिशर से एक होके इकोनॉमी, ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे ही ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।